Welcome back, friends. Today we will talk about blood, सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। लेक्चर 2 आपका। हम लोग इसी तथ्य पे चल रहे थे कि आखिर खून की नदियां ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे बहती हैं, उसी चीज के बारे में हम अग्रसर हैं, पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग उसके कुछ बेसिक चीज पढ़े, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स थे, उनमें से ब्लड के कुछ पार्ट पढ़े। आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे, जो होगा आपका सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। आपका जो होगा उसी को हम पढ़ेंगे, सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। इसमें पहला आपका आता है आरबीसी। पहला आता है आरबीसी। ये ब्लड में मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स होता है, यानी मोस्ट अबंडेंट सेल्स प्रेजेंट होता है ये आरबीसी। आपका दूसरा जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। ये भी सेल है, प्लेटलेट्स। ये एक्चुअली फ्रेगमेंट्स होता है सेल्स का। दिस इज फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, यानी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स जो होता है मेगाकैरियोसाइट्स का फ्रेगमेंट होता है, इसलिए ये भी सेल्स है। मेगाकैरियोसाइट्स मींस क्या होता है, इसका मतलब क्या है? यानी एक ऐसा सेल्स होता है जो बहुत बड़ा उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं। वही सेल्स का जो फ्रेगमेंट टूट जाता है, मेगाकैरियोसाइट्स जब टूट जाता है तो उससे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में अच्छे से, बट आप जैसे मान लीजिए ये है आपका मेगाकैरियोसाइट्स। दिस इज मेगाकैरियोसाइट्स। यहाँ पे बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। जब ये ब्रेक होता है ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हुआ, तो जब ये ब्रेक होगा तो ये बनाएगा प्लेटलेट्स। ये बनेगा प्लेटलेट्स, यही होता है प्लेटलेट्स। इसी प्रकार से फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स। ये हुआ है आपका मेगाकैरियोसाइट्स। तो इस चीज को ध्यान रखना आप। मेगाकैरियोसाइट्स, प्लेटलेट्स किससे बनता है? मेगाकैरियोसाइट्स से। मेगाकैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। दिस इज थिंग। अनदर थिंग आपका आता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आई होप आपको अच्छे से पता ही होगा। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स बताइए क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स मीन्स होता है WBC। अब हाँ जी, आप सही सुने, WBC यानी ल्यूकोसाइट्स। अब हम WBC के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ल्यूकोसाइट्स होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहले मैं इनका नाम लिखा देता हूं कि इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद में ल्यूकोसाइट्स में जैसे आपका न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है, उसके बाद में मैं अभी इसको डिफरेंस करता हूं। न्यूट्रोफिल्स। दूसरा आपका होगा लिम्फोसाइट्स। फिर आपका हो गया यूस्नोफिल्स। फिर वैसोफिल्स।
फिर मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ये है WBC के पार्ट्स। WBC इतने में डिवाइड होती है, ये WBC में प्रेजेंट होते हैं। अब आप न्यूट्रोफिल्स जो होता है, ये सबसे ज्यादा टोटल अमाउंट ऑफ WBC सबसे ज्यादा अगर प्रेजेंट होता है तो वो न्यूट्रोफिल्स होता है, यानी 70% ये टोटल ऑफ WBC का प्रेजेंट होता है। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी WBC का 70% ये प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो 25% होता है टोटल ब्लड ऑफ WBC। याद रखना इस चीज को। अच्छा, ये तीनों जितने होते हैं, ये तीनों यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये जो होता है वो लेस देन 5%, यानी 5% से कम ही प्रेजेंट होता है टोटल ऑफ WBC। ये हो गया इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला कि ये दो प्रकार के ल्यूकोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अब ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन होते हैं? जैसे आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया, यूसिनोफिल्स हो गया, बैसोफिल्स हो गया, ये आपके हो गए ग्रेनुलोसाइट्स। ये आपके ग्रेनुलोसाइट्स हो गए। ये ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन होते हैं? ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, यानी इनमें वो ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। अब इनको मैंने इसको इस रो में इसलिए लिखा क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से मैंने डिवाइड किया, इसलिए इसको इस तरह से लिखा। आप चाहे तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को एक जगह लिख करके ग्रेनुलोसाइट्स लिख लीजिए, और न्यूट्रोफिल्स और यूसिनोफिल्स और बैसोफिल्स को लिख करके एक साइड में ग्रेनुलोसाइट्स लिख लीजिए, बोथ आर सेम थिंग। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जेनेसिस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है हम देखेंगे। जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, सॉरी मैंने ब्लड बोल दिया, ब्लड सेल्स, यानी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ब्लड सेल्स इसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज नोन एज हिमेटोपोएसिस। इसको हिमेटोपोएसिस बोलते हैं। ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन किस सेल से होती है उसके बारे में देखते हैं। ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। इसको आप शॉर्ट में HSC लिख सकते हैं, यानी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे, और आप ये जानते हैं कि जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है ये मल्टीपोटेंट होती है। मल्टीपोटेंट मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आप टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, इन सब चीजों के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। बस यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं कि जिससे आपके समझ में आ जाए इस चीज के कि मल्टीपोटेंट्स का मतलब क्या। मल्टीपोटेंट्स का मतलब होता है मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। तो ये मल्टीपल सेल्स की फॉर्मेशन करने के लिए कैपेबल होता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। और हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होता है वो मेसोडर्म से बनता है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। जैसे आप कोई भी जाइगोट है, मान लीजिए जाइगोट है, ये आपका जाइगोट है। जाइगोट में क्लीवेज डिवीजन होगा, ये 2 सेल्स बनाएगा, ये 2 सेल्स हो गया। उसके बाद में फिर इसमें डिवीजन होगा, ये जियोमेट्रिक डिवीजन होता है, आपको पता ही है। तो इससे 2 से 4 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 सेल्स बनेंगे। फिर उसके बाद में 4 से 8 सेल्स बनेंगे, लाइक दैट 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, यानी मतलब इसी तरह से वो बनता रहेगा। 8 सेल्स तक आप देखेंगे जाइगोट स्टेज से लेकर के और 8 सेल स्टेज तक ये जो सेल्स होता है ये होता है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट यानी आप 8 सेल्स तक अगर किसी भी सेल्स को 8 सेल स्टेज तक अगर आप किसी भी सेल्स को आप अगर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो और उसको आप ग्रो करने के लिए रख देते हो तो वो होल ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए कैपेबल होता है। जब यही चीज 8 से 16 बनाएगा, 16 से 32 बनाएगा। अब हम 32 की स्ट्रक्चर्स को दिखा रहे हैं आपको। जैसे देख लीजिए ये आपका एक ट्रोफोब्लास्ट स्ट्रक्चर्स बन रहा है, ये आपका ट्रोफोब्लास्ट है। सॉरी, इसको थोड़ा क्लियर कर दे, इसको क्लियर कर दे रहे हैं डोंट वरी, आपको मिसकंसेप्शंस ना होने पाए, मिसअंडरस्टैंड ना होने पाए। इसको थोड़ा मैं ऐसे सेल, ये समझ लीजिए कि सेल्स है ये ट्रोफोब्लास्ट की। ये सेल्स है, ये सेल्स आगे चल करके ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगे। ये ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट, और ये आगे चल करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। प्लेसेंटा, ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाती है। इसके अंदर इस तरह से इनर सेल मास प्रेजेंट होता है। इनर सेल मास होता है। जो आउटसाइड में सेल्स अरेंज हो जाती हैं उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो इनर साइड में होती हैं उन्हें इनर सेल मास कहते हैं। इनको ICM, शॉर्ट में इन्हें ICM बोलते हैं। अब क्या होता है, जो ये इनर सेल मास होता है ये प्लूरीपोटेंट होता है। प्लूरीपोटेंट। अब प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या होता है? प्लूरीपोटेंट का मतलब ये होता है, ये टोटीपोटेंट की तरह नहीं होता है। टोटीपोटेंट का मतलब होता है वो होल ऑर्गेनिज्म विथ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ में सभी ऑर्गेनिजम्स को, यानी ऑर्गेनिजम्स के कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर देता है। और जो प्लूरीपोटेंट सेल्स होती हैं वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, यानी वो सभी सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे एक्सेप्ट प्लेसेंटा, तो उन्हें आप बोलोगे प्लूरीपोटेंट्स। तो मान लीजिए ये प्लूरीपोटेंट इनर सेल मास डिवाइड हुई और इन्होंने 3 जर्म्स लेयर्स बनाए, 3 जर्म्स लेयर बनाए। पहला आपका इक्टोडर्म, फिर उसके बाद में मीजोडर्म, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा आपका इंडोडर्म। ये स्ट्रक्चर्स प्लूरीपोटेंट सेल्स बनाए, ये भी प्लूरीपोटेंट्स ही हैं, तीनों प्लूरीपोटेंट्स हैं। आप इस चीज को माइंड में रखना, ये प्लूरीपोटेंट है, ये भी सभी सेल्स बना सकती हैं, प्लूरीपोटेंट्स बनाई, ये भी प्लूरीपोटेंट्स होती हैं। मीजोडर्म्स, जो मीजोडर्म्स होता है, मीजोडर्म से HSC का फॉर्मेशन होता है। अब HSC का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है इसके बारे में मैं इसको इरेज करके फिर दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं। जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है वो किससे बनता है? मीजोडर्म सेल से, ठीक। और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होती है? मल्टीपोटेंट होती है, यानी ये सभी प्रकार की सेल्स को नहीं बना सकती है, बट बहुत से टाइप्स के सेल्स को बना सकती हैं, इसीलिए इसे मल्टीपोटेंट कहा जाता है। अब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज करके दोबारा से आपको समझा रहा हूं। अब मीजोडर्म से हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी HSC का फॉर्मेशन हुआ। अब HSC ये डिवाइड करके मियोसिस, इसमें मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता है, नॉट मियोसिस, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन से ये 2 टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन, जैसे WBC,
WBC और आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। अब कैसे करती हैं इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। इसके पाथवे को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप डोंट वरी, ये परेशान मत होइएगा कि बस ऐसे लिखा दिया गया है। बस अभी बेसिक्स चल रहा है, थोड़ा बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। आपको ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स आपको हम क्लियर करेंगे और समझाएंगे। WBC, अब WBC आप जानते ही हो, अभी ल्यूकोसाइट्स मैंने बताया ही आपको। ल्यूकोसाइट्स यानी ये ग्रेन्यूलोसाइट्स और ग्रेन्यूलोसाइट्स ये दो प्रकार के होते हैं, इनका फॉर्मेशन होगा। आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से ये एचएससी जो होती है वो फॉर्मेशन करती है। तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि WBC या आरबीसी का फॉर्मेशन किस सेल से होता है, तो आप बोलोगे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की फॉर्मेशन किससे होती है, तो आप बोलोगे कि मेसोडर्म सेल से होती है। दैट इज क्लियर। तो अब आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं। अब हम देखेंगे साइट फॉर हेमेटोपोइसिस। अब हम साइट फॉर, हाँ मैं यही पे था, साइट यानी साइट फॉर हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस यानी हेमेटोपोइसिस की क्या साइट्स होती है, यानी कहां पर ये फॉर्मेशन होता है। हेमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहां पे होती है, इस चीज को जानना इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आपसे कोई छोटा बच्चा भी पूछ ले तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। बहुत से लोग उनको यही पता होता है कि बोन मैरो में, हाँ ठीक है, बोन मैरो में बर्थ से लेकर के और जब तक डेथ नहीं होती है, जब तक वो बोन मैरो में ही होता है। दैट्स इज क्लियर। बट अगर आपसे पूछ ले कि उससे पहले जब पेट में बच्चा रहता है या डिलीवरी नहीं हुई होती है, उससे पहले ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा आप, जो साइट्स होता है फॉर हेमेटोपोइसिस के लिए, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ये चेंजेबल है। तो आप ये एक चीज लिखेंगे, साइट इज चेंज एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। आप इस चीज को लिख लेंगे, डेवलपमेंटल स्टेज यानी अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पे जो हेमेटोपोइसिस होता है वो डिफरेंट जगह पे होता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन कहां पे होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप बताओगे, कोई भी आपसे पूछे कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो आप बोलोगे योक सैक में। आप ही जानते हो कि किसी की भी अगर ओरिजिन होती है तो एक सेल से वो डेवलप करता है, सेल से ग्रो करता है, उसके बाद में होल ऑर्गेनिजम्स यानी डिफरेंट टाइप्स के उसके अंदर ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। तो वो जो एग प्रेजेंट होता है उसमें एक योक सैक होता है। तो योक सैक में जो हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है वो योक सैक में प्रेजेंट होती है, यानी प्रोसीड होती है। कब होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ये हो गया आपका। अब दूसरी बात, दूसरा ये तो पहला हो गया। अगर आपका फीटस स्टेज ले लिया जाए, फीटस में जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो गया, अच्छे से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो गया, तो फीटस में कहाँ पे होती है, तो फीटस स्टेज में किस जगह पे ब्लड का फॉर्मेशन यानी आई मीन टू से यानी हेमेटोपोइसिस प्रोसेस होती है। तो आप बोलोगे लीवर एंड स्प्लीन, लीवर और स्प्लीन दोनों में होती है, नो डाउट दोनों में होती है। बट आप माइंड में रखना कि लीवर में जो होता है वो ज्यादा होता है और स्प्लीन में होता है वो कम होता है। इस चीज को आप माइंड में रखेंगे, होता दोनों में है। तीसरा आप देखेंगे यानी लास्ट मंथ ऑफ
जेस्टेशन, जेस्टेशन, लोग इसको जेस्टेशन बोलते हैं, गेस्टेशंस बोलते हैं, आप कुछ भी प्रोनाउंस करो, सबका मतलब सेम है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो, बर्थ टू डेथ, यानी बच्चा जन्म लिया और उसके मृत्यु तक, जब से बच्चा जन्म लिया और मृत्यु तक जो हिमेटोपोइसिस प्रोसेस होती है वो आपका बोन मैरो में होती है। कहां पे होती है? बोन मैरो। इसको हिंदी में अस्थिमज्जा बोलते हैं, ये बोन मैरो में होती है। अब मैं ये बताऊंगा कि कौन से बोन में होती है, कितने टाइम तक बोन मैरो में होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होगा। बट ये चीज जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। अब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के बारे में, जैसे आप मान लीजिए इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के बाद में पास में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, माइटोसिस डिवीजन से होता है, आप इस चीज को याद रखना था। फिर माइटोसिस डिवीजन से होता है, इसके पास में एक प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए ये 2 सेल्स बनाया, 2 सेल्स, इसने 2 सेल्स बनाया, तो एक सेल्स ये सेल्फ रिन्यूअल में जाएगी, सेल्फ रिन्यूअल। अब सेल्फ रिन्यूअल क्या होता है? यानी वो खुद एक सेल से खुद हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स खुद अपने आप को मेंटेन कर लेगी, बना लेगी, और दूसरी जो सेल्स हो जाएगी वो बनाएगी, ये डिवीजन में जाएगी, डिवीजन में जाएगी और डिफरेंशिएट भी होगी, ये डिफरेंशिएट भी होगी और डिवीजन में जाएगी। जैसे सपोज दैट यहां आप एक चीज जानते होंगे कि वन, अगर एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है तो 50,000 यानी 50,000 में एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। ये स्ट्रोमल सेल्स की मैं बता रहा हूं, स्ट्रोमल, ये सेल्स, ये स्ट्रोमल सेल्स है। इनमें से मान लीजिए 50,000 स्ट्रोमल सेल्स हैं, उनमें से एक कहीं जा करके हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। तो आप खुद गेस कर सकते हैं या आप इसको समझ सकते हैं कि अगर एक है और ये इतना है तो इसकी नंबर्स कैसे मेंटेन रहती है अगर एक ही है। तो ये प्रोसेस, ये प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिन्यूअल की। ये अपनी तरह अपने ही डिवीजन, जो डिवीजन करती है अपनी तरह उस सेल को बना लेती है, उसे बोलते हैं सेल्फ रिन्यूअल। तो आप इस चीज को याद रखेंगे आप। और मैं एक चीज यहाँ पे लिखा दे रहा हूं आपको, और ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। मैंने आंकड़ा ये चीज बताया है आपको, ये बोन मैरो में प्रेजेंट, इसको आंकड़े के नुमा मत लीजिएगा, ये ऐसे ही होता है, ये बुक में लिखा हुआ है, इस चीज को आप ऐसे याद रखेंगे। दूसरी बात, आप यहां से एक चीज और लिख लीजिए, एक थोड़ा सा मैं इसी के बारे में लिखा दूं, बट स्टेम सेल्स maintain its number by self renewal। जैसे आप सोच रहे हैं कि ये खत्म हो सकती है, तो जाहिर सी बात है, इतना कम है इतना ज्यादा, तो वो अपने नंबर्स को कैसे मेंटेन करती है? तो वो सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस से अपने नंबर्स को मेंटेन किए रहती है। बट जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है वो एज के अकॉर्डिंग डिक्लाइन होती रहती है, यानी कम होती रहती है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बता दे रहा हूं, ये जो बताया हूं ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, इन बोन मैरो। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी बोन मैरो में ही प्रेजेंट होती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स अपने नंबर्स को कैसे मेंटेन करती है, वो आप सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस से करती है। दैट्स इट। मैं एक ग्राफ आपको बता रहा हूं जो सेलुलरिटी के बेस पे है। आप एज के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि एज के अकॉर्डिंग जैसे एज बढ़ती जा रही है वो उसकी सेलुलरिटी डिक्लाइन होती जा रही है या डिक्लाइन होती है। अभी मैं बता रहा हूं, अब देखते हैं आप कि एज के अकॉर्डिंग
आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, पहले यहाँ पे आप ये समझिए, आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या जिस रेट में एडल्ट में, बच्चों में हिमेटोपोइसिस प्रोसेस होती है, क्या वो हमेशा अपनी प्रोसेस को मेंटेन की रहती है, या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स अपने सेल्स की प्रोसेस को मेंटेन की रहती है? तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। जब एज के अकॉर्डिंग जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की प्रोसेस होती है, या आप यूं कह लें कि जो सेलुलरिटी होती है वो डिक्लाइन होती रहती है, यानी कम होती रहती है। अब इसका रीजंस क्या होता है? इसका रीजंस अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, पहले आप ये देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीजें मैंने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की परसेंटेज सेलुलरिटी इन बोन मैरो। अब देखते हैं, और ये एज है, एज के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि ये डिक्लाइन होती है। बोन में ही आपका फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे आपको इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4th बोल दिया, इसको 5th बोल दिया, इस तरह से लाइक दैट। तो आप देखेंगे कि हिमेटोपोइसिस प्रोसेस किस में होती है? बोन में ही होती है, बोन मैरो में होती है। तो कौन से बोन में होती है, इस चीज के बारे में तो पहले हम देखते हैं। जैसे पहला मैंने लिख दिया वर्टिब्रा, दूसरा मैंने लिख दिया स्टर्नम, तीसरा मैंने लिख दिया वर्टिब्रा स्टर्नम रिब्स। इनको एक्सियल बोलते हैं, इन्हें एक्सियल बोन बोलते हैं। और एक्सियल बोन में जो सेलुलरिटी होती है वो लंबे समय तक होती है, जबकि आपके लॉन्ग डिस्टल बोन में जैसे चौथा मैंने यहां पे ये देखिए 4th and 5th, यानी फीमर, जैसे फीमर एंड टीबिया, इनको लॉन्ग डिस्टल्स बोन बोलते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस बोन्स होते हैं। इनमें जो सेलुलरिटी होती है वो 20 ईयर्स तक बिल्कुल खत्म हो जाती है। 20 ईयर्स के बाद में 20 ईयर्स तक आते आते इनकी जो सेलुलरिटी होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, यानी इनमें हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यानी यहाँ पर हिमेटोपोइसिस प्रोसेस नहीं प्रोसीड होती है। बट जो स्टर्नम रिब्स होती है, ये स्केलेटल होती है, जो हार्ट को या लंग्स को कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स से जो पीठ वाली हड्डी होती है वर्टिब्रा, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। इन सब बोन्स में सेलुलरिटी प्रेजेंट होती है, बट एज के अकॉर्डिंग इनमें डिक्लाइन, यानी सेलुलरिटी डिक्लाइन होती है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की। तो इसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हो, इस चीज को आप थोड़ा माइंड में रखने के लिए आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स सेलुलरिटी। अब इसका रीजंस क्या है, ऐसा क्यों होता है? भाई रीजंस जानना इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं तो हर चीज के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेटिव सेनीसेंस डीएनए डैमेज, रेप्लिकेटिव इसका रीजंस है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजंस है रेप्लिकेटिव सेनीसेंस, ये सी है, सेनीसेंस डीएनए डैमेज। आप डीएनए डैमेज आपको पता होगा, कोई भी चीज को बार बार कर रहे हैं, कोई भी सेल्स बार बार डिवाइड कर रही है, सेल्फ रिन्यूअल कर रही है, बार बार डिवाइड कर रही है, तो उसमें डीएनए डैमेज होने की चांसेस बहुत होती हैं। जब डीएनए डैमेज की चांसेस होती हैं, जो अगर एक बार डीएनए डैमेज हो गया तो आप देखते हो कि एज के अकॉर्डिंग वो जब रेगुलर वो डिविजन्स करेंगी तो पॉसिबिलिटी है कि डीएनए डैमेज हो जाए। जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो वो सेल्स क्या करती हैं कि वो अपने आप को अरेस्ट करा लेती हैं। जब वो अपने आप को अरेस्ट करा लेंगी, क्योंकि डीएनए डैमेज है, अगर डीएनए डैमेज रहेगा, अगर वो प्रोलिफरेट करेंगी तो मतलब गलत इंफॉर्मेशन आगे सेल्स में पास आउट कर देंगे, इसीलिए वो अपने आप को क्या कर लेती हैं, अरेस्ट करा लेती हैं। जिससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए
कोई 100 है, कोई 100 सेल्स है जो मतलब प्रोलिफरेट करती है, उसमें से अगर एक के पास में डीएनए डैमेज हो गया, यानी रेप्लिकेटिव सेनेसेंस हो गया, डीएनए डैमेज हो गया, तो कितने सेल्स बचेंगे आपके पास? 99, यानी 99 ही बचेंगे। अब एक कम हुआ ना। इसी तरह से अगर एक थोड़ा थोड़ा करके कुछ प्रॉब्लम्स होती है, यानी डीएनए डैमेज होता रहता है सेल्स में, ये ऑब्वियस सी बात है, गलती तो सबसे होती है, आपसे भी होती होगी, तो वो डिक्लाइन होती रहती है, उसकी नंबर्स कम होती जाती रहती हैं। तो ये रीजंस होता है कि एज के अकॉर्डिंग आप जो 80 साल का वृद्ध व्यक्ति है, या जो आप 18 ईयर्स का या 16 ईयर्स का कोई लैड है, लड़का है, उसकी उसकी उसके अंदर जो हिमेटोपोइसिस प्रोसेस होगी वो फास्ट होगी, लेकिन 80 साल की यानी 80 ईयर्स की यानी ओल्ड मैन में ये प्रोसेस नहीं होगी उतनी फास्ट। इसका रीजन यही है कि वो सेलुलरिटी डिक्लाइन हो जाती है। आप इस चीज को याद रखना, एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल सेलुलरिटी। आप सेलुलरिटी ही लिखेंगे तब भी चलेगा, आप हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल सेलुलरिटी लिखेंगे तब भी चलेगा। आपको आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। अब यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस बोन्स के बारे में थोड़ा हम बता दें। लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस बोन्स के बारे में आपको मैं बता दूं। लॉन्ग डिस्टल बोन्स, इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बट जान लो, आप भी जान लो थोड़ा सा इसके बारे में भी। जैसे मान लीजिए ये बोन्स है, ये बोन्स है, ये बोन्स है, ये प्रोक्सिमल इंड है और ये डिस्टल इंड है। थोड़ा सा इसमें कुछ खास है नहीं, बट बता देता हूं आपको। डिस्टल इंड है। अब क्या होता है कि हिमेटोपोइसिस प्रोसेस प्रोक्सिमल इंड पे ज्यादा होती है। प्रोक्सिमल इंड पे हिमेटोपोइसिस प्रोसेस जो होती है, यहाँ पे हिमेटोपोइसिस ज्यादा होती है। हिमेटोपोइसिस ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जो एचएससी होती है यानी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इसकी सेलुलैरिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें हिमेटोपोइसिस ज्यादा होती है। इस प्रोक्सिमल आप लॉन्ग डिस्टल बोन्स, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे फीमर ले सकते हो या टिबिया ले सकते हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस बोन्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे होती है। डिस्टल में क्या होती है कि यहाँ पे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स इसके कंपैरिजन में कम होता है, हिमेटोपोइसिस इसके कंपैरिजन में कम होता है। और सेलुलैरिटी, क्योंकि इसमें सेलुलैरिटी भी कम होती है, सेलुलैरिटी भी कम होती है। अब डिस्टल इंस और प्रोक्सिमल इंड क्या होता है? डिस्टल इंस, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, ये मेरा हैंड है, अब जो मुझसे दूर है, जो दूर है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल इंड, उसे क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमल इंड। और जो पास में है उसे बोलते हैं डिस्टल इंड, वो होता है डिस्टल इंड। तो इस चीज को आप जानते हैं। फीमर और टिबिया, इसके बारे में आप जांघ की हड्डी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये फीमर जो होती है, जांघ की हड्डी, टिबिया। तो इन सब चीजों के बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आप कुछ जरूर सीखे होंगे इस लेक्चर से। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल्स को, नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इनको, इस लेक्चर्स को शेयर भी करें। और दिस इज ग्रोइंग चैनल, तो प्लीज आई नीड यू, आपकी मुझे जरूरत है, आप मुझे सपोर्ट करें। मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपको 1 बाय 1 आपको डिलीवर करता रहूंगा। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा लगे, अच्छे से अच्छा। सो प्लीज, मैं यहीं पे इस लेक्चर को एंड कर रहा हूं। बाय, थैंक यू सो मच।